हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा क्लास 12th का फिजिक्स शुरू होगा, ठीक है। और हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है बच्चों। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पाने वाले हैं वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। देखिए, पहला तो हम लोग क्या जानेंगे कि हम लोग इस पूरे आज के इस वीडियो में कम से कम आपको 5 से 6 नंबर तो आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। इस खाली वीडियो में, है ना, कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है वो मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। और दूसरा नंबर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है, आपको इसमें इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल हो सकता है उसको भी बताया जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। अभी हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, स्थिर वैद्युतिकी। हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट 1 को स्थिर वैद्युतिकी, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर अध्याय 1 पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अब बात उठता है कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ने से पहले जो यूनिट 1 है हमारा, है ना, यूनिट 1 है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भाई आपका यूनिट 1 में जो स्थिर वैद्युतिकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये किस तरह आया है ना। तो देखिए, हम लोग अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स आता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ होता है स्थिर वैद्युतिकी, और यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रो का अर्थ निकालते हैं तो इलेक्ट्रो का जो मीनिंग होता है वो चार्ज होता है, ठीक है। और चार्ज मीन्स होता है आवेश, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, मतलब रुका हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ के दिखाना है, यहाँ पर पढ़ना है हम लोगों को स्थिर वैद्युतिकी में, वो स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है, मतलब रुका हुआ आवेश के बारे में। और फिर हम लोग आगे के चैप्टर में गतिमान आवेश के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो ये हमने यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं आपको कि विज्ञान की वह शाखा बोल रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का, यानी रुका हुआ आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अब यहीं पे आ जाता है बच्चों कि हमारा वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत आवेश को इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जान लें। अब यहाँ पे समझेंगे कि भाई वैद्युत आवेश क्या होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग परिभाषा को पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि वैद्युत आवेश पदार्थों का वह गुण है जिसके उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। फिर से समझ लेते हैं, वैद्युत आवेश पदार्थों का वह गुण होता है जिसके उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई पेन है ना, ये कोई पेन है, ये हमारा कोई पेन है, ठीक है बच्चों। और आपका ये पेन हो गया और ये तिनका हो गया, मान लीजिए कागज के ये तिनके हैं, ठीक है। अब अगर आप ये पेन को अगर इस तिनकों में अगर आप सटाते हैं ना, तो ये नहीं सटेंगे, है ना। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस पेन को लेकर और अपने बालों पर इसे रफ करेंगे। रफ करने के बाद जब इसमें सटाएंगे आप ना, तो अब आप देखेंगे कि ये जो कागज के तिनके हैं वो इसके नोक के द्वारा, इसके द्वारा आकर्षित होने लगे। जबकि पहले जब रफ नहीं किया गया था पेन को, तो ये कोई भी जो तिनके थे वो इस पर आकर्षित नहीं हो रहे थे, मतलब इस पर सट रहे थे नहीं, चिपक नहीं रहे थे। इसका क्या कारण था, इसका कारण ये था कि जब हम लोग रफ किए अपने बालों पर, तो इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी उपस्थित हो गया, यानी प्रेजेंट हो गया इस पर।
और वो प्रॉपर्टी के कारण ये पूरा जितने भी तिनके हैं वो सब के सब इसके ऊपर चिपकने लगे। तो कहने का मतलब है कि अब वैद्युत आवेश के तरफ अगर हम लोग पहुंचे और उसी प्रॉपर्टी को यानी उसी गुण को हम लोग वैद्युत आवेश कह देते हैं, जिस गुण के कारण ये जितने भी आपके कागज के टुकड़े रखे हुए हैं ये सब के सब आप बल का अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग वैद्युत आवेश कह देते हैं। तो हम अगर वैद्युत आवेश का बात करें, इसमें जो प्रॉपर्टी होता है उसी को कहा जाता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश कहा जाता है बच्चों। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि वैद्युत आवेश क्या है, तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है ना। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है या प्रॉपर्टी है जिस गुण के कारण किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है ना, वैद्युत आवेश कहलाता है, राइट। तो वैद्युत आवेश को समझ में अब आपको आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में ले लिया कि यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस छड़ से चिपक जाता है ना, चिपक जाते हैं। जब किसी आवेशित छड़ को यानी जिस पर चार्ज है, आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज। अगर हम बोलते हैं कि कोई आवेशित छड़ है, कोई चार्जिंग वाला हमारा छड़ है जिसको चार्ज दिया गया है, उसको कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस छड़ से चिपक जाते हैं, है ना। जबकि अनावेशित छड़ यानी जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है मतलब जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, उसी को बोला जाता है अनावेशित या उसी को बोल दिया जाता है उदासीन, है ना। जबकि अनावेशित छड़ नहीं चिपकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर फॉर्मूला, अब एक और परिभाषा अगर देखें हम लोग, तो देखिए यहाँ पर कि वैद्युत आवेश Q बराबर, आवेश बराबर होता है हमारा धारा गुणे समय। तो यहाँ से भी एक परिभाषा आप निकाल सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में प्रवाहित धारा तथा उस प्रवाहित धारा में लगा हुआ समय का अगर गुणनफल कर दे, अगर हम लोग गुणनफल कर देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, तो वैद्युत आवेश कहा जाता है। अब वैद्युत आवेश को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं और Q बराबर होता है I गुणे T, है ना। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा कि अगर हम लोग बात कर ले कि Q क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने परिभाषित भी कर दिया है कि जहाँ Q इज इक्वल टू आवेश होता है, I धारा होता है और T हमारा समय होता है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि Q बराबर क्या होगा, IT, है ना। क्या होता है वैद्युत आवेश, Q बराबर IT। यहाँ Q क्या होता है, आवेश होता है, I धारा होता है, T समय होता है। चलिए अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि वैद्युत आवेश एक कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि होता है, क्योंकि खाली इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें कोई डायरेक्शन दिशा नहीं होता है, इसलिए ये एक बोल दिया जाए कि आपका अदिश राशि होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहीं पे अब हम लोग जानना चाहेंगे कि भाई इसका मात्रक क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में जानेंगे हम लोग, राइट। अब देखिए यहीं पे अगर हम लोग मात्रक का बात कर ले, है ना, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने लिखा है एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। देखिए यहाँ पर कि आवेश Q बराबर क्या है, IT है हमारा, है ना। आवेश Q बराबर क्या है बच्चों, IT है। Q बराबर IT है, तो हम यहाँ पे अगर बोले कि इसका मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए I फॉर क्या होता है हमारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एम्पियर। उसके बाद यहाँ पे समय है T, तो यहाँ पे सेकंड लिख दिया, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो एसआई मात्रक होगा वो एम्पियर सेकंड होगा, और इसी एम्पियर सेकंड को हम लोग कूलाम कह देते हैं। ये कूलाम जी के रिस्पेक्ट में इसका जो मात्रक है आपका एम्पियर बन गया, सॉरी एम्पियर सेकंड, या इसको कूलाम कह दिया गया एम्पियर सेकंड को भी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कूलाम एम्पियर सेकंड को तो AS से सूचित करेंगे, ठीक ना, और कूलाम को हम लोग C से, राइट। तो कभी कभी ना एग्जाम हॉल में ना दे देता है आपको कि भाई वैद्युत आवेश का मात्रक होता है और C से निरूपित कर देगा, है ना, रिप्रेजेंट कर देगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कूलाम को C से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, यहीं से आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि वैद्युत आवेश का बोल दिया जाए, वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो कूलाम होता है या एम्पियर सेकंड होता है। अब यहीं पे उठ जाएगा कि भाई एक कूलाम बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा,
कि Q बराबर क्या होता है बच्चों, IT हमने पढ़ा है ना। अब देखिए यहाँ पर कि अगर मैं बोल दूं कि यदि धारा का मान 1 एम्पियर हो और समय का मान 1 सेकेंड हो, है ना, तो जो आवेश होता है ना वो आपका 1 कूलाम हो जाता है। अगर मैं बोलना चाहूँ कि 1 का 1 में गुणा हो जाएगा तो ये क्या होगा, 1 और ये एम्पियर सेकंड हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। तो मैं बोल दूं कि 1 कूलाम बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर सेकंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो सॉरी 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड हो जाएगा। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, है ना, धारा का भी मान निकाल लेते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या जाना, अभी अभी हम लोगों ने जाना कि भाई धारा आवेश Q बराबर क्या होता है, आवेश Q बराबर IT होता है। अब यहाँ से अगर मैं I का मान निकालना चाहूँ तो T गुना में है और इधर गया तो भाग में, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q बटा में T। अब यहाँ से देखिए कि अगर मैं बोल दूं कि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए और 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, तो जो बहने वाली धारा होती है ना उसे हम लोग 1 एम्पियर कह देते हैं, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं, अगर सेकेंड को मैं लिखना चाहूँ तो सेकेंड को ऊपर भेजूंगा तो सेकेंड का इन्वर्स हो जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 एम्पियर जो होता है किसके बराबर होता है बच्चों, 1 एम्पियर जो होता है आपका 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है, या सेकंड इन्वर्स भी कह सकते हैं इसको, राइट। तो आप इन्वर्स के बारे में जानते होंगे, जिसका पावर -1 होता है उसको इन्वर्स कहा जाता है। अब अगर यहीं पर अगर हम लोग बात कर ले कि विमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है, विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, ये हम लोग जानेंगे। तो विमीय सूत्र के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विमीय सूत्र के लिए हमने बोला कि पहले तो हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर कि देखिए आवेश Q बराबर क्या होता है, IT। आवेश Q बराबर क्या होता है बच्चों, IT होता है, ठीक है। अब देखा जाए अगर तो A का विमीय सूत्र क्या होता है, अगर हमें विमीय सूत्र लिखना होता है ना तो ये Q को गुरु कोष्टक में बंद कर देते हैं। उसके बाद अब इधर वाला जो राशि का विमीय सूत्र लिखेंगे उसको भी हम गुरु कोष्टक में बंद कर देंगे, यानी बड़े ब्रैकेट में। धारा I का विमीय सूत्र क्या होता है, A। समय का क्या होता है, T। तो अगर हम लोग बोले कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा तो AT होगा। अब देखिए 1 नंबर तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया आपको कि ये वाला पूछ देता है आपको वैद्युत आवेश का आपका मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड या कूलाम, 1 नंबर ये। और इन दोनों में से पक्का एक एकदम पक्का पूछेगा, है ना, ये 2 नंबर हो गया। और यहाँ पे देखिए ये आपका वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र Q बराबर AT। Q का जो बोल दिया जाए वैद्युत आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो AT होता है। तो ये आपका 1 नंबर यहाँ से हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग वैद्युत आवेश के प्रकार पे, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए यहाँ पर तो वैद्युत आवेश जो होते हैं ना बच्चों, वैद्युत आवेश जो होते हैं आपका देखिए यहाँ पर अब हमने लिखा है यहाँ पर कि आवेश का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना। अगर हम लोग देखें तो आवेश जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक आपका धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है, राइट। अब धन आवेश को कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज, राइट, पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। और ऋण आवेश को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो ऋण आवेश को नेगेटिव चार्ज कहते हैं, राइट। अब धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है, अब इसको समझते हैं। पहले अगर देख ले हम लोग थोड़ा सा, अगर हम लोग थोड़ा सा समझ ले यहाँ पर, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, उसके बाद ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धन आवेश क्या होता है ना, धन आवेश के बारे में जानेंगे कि धन आवेश क्या होता है। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि कोई पदार्थ है आपका, है ना, ये कोई वस्तु है,
जिस पर हमारा प्लस आवेश है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा आवेशित वस्तु है जिसमें प्लस Q आवेश दिया गया है, और ये आपका अनावेशित वस्तु है जिस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। तो ये क्या किया ना कि ये वस्तु जो कि अनावेशित है इससे आवेशित वस्तु से मांगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, है ना, ट्रांसफर हो गया बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन जब ये ले लिया है तो ये तो कर्जदार हो गया, है ना, कर्जदार हो गया, तो इसके ऊपर क्या हो गया, ऋण चढ़ गया, यानी कर्ज चढ़ गया। इसी कर्ज को हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, है ना, ये माइनस में है। और ये दे दिया है तो ये धनवान था, ये धनवान था इसलिए दे दिया, और कितना दे दिया है, 2 को प्लस दे दिया है, तो 2 प्लस यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब है ना, यहाँ पे 2 प्लस नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिया है ये, ठीक है, ये चला गया है आपका इस पे, तो ये धनवान था, इस पे प्लस आ गया, और आपका कर्जदार हो गया, उस पर ऋण आवेश हो गया। कहने का मतलब है, अब अगर समझे हम लोग, ये कर्ज में तो है लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन की अब अधिकता हो गई, है ना, इस पर इलेक्ट्रॉन आपका अधिक हो गया, और यहाँ से ये तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या हो गया, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो धनावेश होता है ना, यानी धन आवेश होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर किसी वस्तु पर या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसी को कहा जाता है धनावेश। और यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और उसके कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसी को क्या कहा जाता है, आपका अधिकता के कारण तो आपका कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो ये ऋणावेश हो जाता है ना। तो बस सिंपल यही परिभाषा है आपका, यही परिभाषा है कि धन आवेश क्या होता है, जिसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। तो हमने साफ साफ लिख दिया कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना, कमी होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसे धन आवेश होता है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या जबकि यहाँ पे अधिकता हो गई। तो हम बोल सकते हैं ना कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की आपका हम बोलते कि अगर कमी हो गया तो वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वहाँ पे ऋणावेश हो जाता है। अब यहीं पर अगर हम लोग ऋणावेश का परिभाषा पढ़े, यानी कि नेगेटिव चार्ज का, तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा अब इसके एग्जाम्पल का अगर बात करें, अब अगर मैं एग्जाम्पल का यहाँ पे बात कर लूँ बच्चों, तो यहाँ पे समझिएगा, बोल रहा है कि जैसे में अगर हम लोग ले लें कि यदि कांच के छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है ना, अगर हम लोग कांच के छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़ दें तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है, और आपका जो कपड़ा होता है रेशम का कपड़ा, उस पर ऋण आवेश आ जाता है, और जिसके कारण वह क्या हो जाता है, आपका ऋणावेशित हो जाता है। तो फिर से समझ लेते हैं कि अगर हम लोग किसी कांच के छड़ को रेशम के कपड़े पर जब रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ पर धन आवेश आ जाता है, जबकि रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। अब ये देखिए, अगर मैं बोलूँ, अगर यहाँ पे ना, अगर मैं बोल दूँ अगर आपसे कि ये आपका कांच का छड़ है, मान लीजिए ये आपका कांच का छड़ है, जिसपे हमने बोला कि धन आवेश आ जाता है, प्लस वाला आ जाता है, जबकि ये हमारा अगर कोई कपड़ा है आपका, ठीक ना, ये रेशम का कपड़ा है जिस पर अगर ऋण आवेश आ जाता है, तो ये कैसे पता चलता है कि सर किस पे धन आ रहा है, किस पे ऋण आ रहा है, तो ये हम लोग बता नहीं सकते। ये पदार्थ के प्रकृति पे या हम बोलते हैं उसके गुणधर्मों पर निर्भर करता है कि किसके ऊपर प्लस आएगा, किसके ऊपर माइनस आएगा, हम अपने से डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग इसी पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो कि आपका बहुत ही नॉर्मल और ऑब्जेक्टिव टाइप को ये न्यूमेरिकल है। तो चलिए इसको देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे कह रहे हैं आपसे, अगर हम लोग इसको पढ़े, अगर आप इसको पढ़े भी होंगे, अगर बनाए होंगे तब तो और भी अच्छा है ना।
समझिए यहाँ पे बोल रहा है कि किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो धारा का मान ज्ञात करें, है ना। बोल रहा है कि यदि किसी तार में 4 कूलाम का आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो आपको धारा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा सा, यहाँ पे देख लिया जाए तो क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि तार में 4 कूलाम आवेश, बताइए कि कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो हम बोल सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है हमें Q बराबर कितना दिया है, 4 कूलाम, राइट। और बोल रहा है कि 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है, यानी कि T का जो मान है वो 2 सेकंड दे चुका है, 2 सेकंड। तो आपसे पूछ रहा है कि धारा का मान क्या होगा, धारा I = 1, राइट। अब देख लीजिए जाए यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें थोड़ा सा, अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं कि धारा I बराबर क्या होता है, तो अब यहाँ पे अगर धारा I बराबर निकालना है तो सबसे पहले आप वैद्युत आवेश पे जाइए, है ना, कि वैद्युत आवेश Q बराबर क्या होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने जाना कि वैद्युत आवेश Q बराबर क्या होता है बच्चों, तो IT होता है, ठीक है। Q बराबर क्या हो जाता है, तो IT। देखिए यहाँ पर Q बराबर होता है बच्चों IT। अब यहाँ से अगर मैं धारा I का मान निकालना चाहूँ तो T गुणा में है और इधर गया तो भाग में, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में T, राइट। अब Q का मान रख दीजिए, Q का मान कितना है हमारा 4, तो यहाँ पे 4 रख दिया, बटा में समय का मान कितना है वहाँ पे 2, तो ये 2 से कट करिएगा तो 2 बार में चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 2 एम्पियर, यानी कि जो धारा I बराबर आया ना वो कितना निकल के आया, तो 2 एम्पियर आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है इसका, कि हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस तरह बना लेंगे, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल जो है आपका बोर्ड में आ चुका है और ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 नंबर यहाँ से भी हो जाता है, राइट। अब देखिए यहीं से अब शुरू करते हैं हम लोग ना, कि आपका अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बच्चों, ये ना बोर्ड में ना बहुत बार पूछा है, कम से कम 6-7 बार तो जरूर पूछ दिया होगा, है ना। और ये आता है, ज़्यादा नंबर का तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी 2 नंबर का आ जाता है। तो देखिए इसी वीडियो में आप 4 से 6 नंबर का पढ़ लिए, जो कि लड़ा हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए ना तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को समझने से पहले आप मेरे बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका ये पूरा का पूरा आसान हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ें तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है आपको साफ साफ इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु में एक बीच का भारी भाग होता है ना, बीच का भारी भाग, और यहाँ पे छूट गया होता है ना, यहाँ पे लिख लेना है आपको, होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे समझते भी चलते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पर कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु में एक बीच का भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ये देखिए, अगर मैं ये परमाणु का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह का बनेगा परमाणु, है ना। और इसमें जो ये बीच का भाग होता है ना, जो ये बीच का भाग होता है इसे कहते हैं हम लोग नाभिक। और नाभिक में क्या क्या पाया जाता है बच्चों, तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। अब देखा जाए तो प्रोटॉन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन पर आपका धन आवेश होता है, यानी कि प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, यानी कि 0 होता है। आवेश होता है लेकिन जितना आपका प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, जो एक दूसरे को निरस्त करके और प्रभाव को खत्म कर देते हैं, मतलब वो बिल्कुल उदासीन हो जाता है ना। तो अब अगर देखें हम लोग तो इस परमाणु में आपका ये बीच का भारी भाग था जिसे हम लोग नाभिक कह रहे थे,
और इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कण से ये मिलकर बना होता है नाभिक। प्रोटॉन पे आपका धन आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर इसके ऊपर आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, यानी कि 0 होता है। तो अब बताइए कि अगर मैं 0 को इसमें जोड़ दूं तो ये तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ही रह जाएगा। कहने का मतलब है कि जब इस पर प्लस ही आवेश है तो यानी कि जो नाभिक है, वो नाभिक जो है हमारा वो तो धनावेशित हुआ है ना। तो वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है साफ साफ कि यह प्रोटॉन तथा, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक परमाणु में एक बीच का भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है ना। इस प्रकार जो नाभिक होता है वहाँ पे प्रकार भी लिख लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे प्रकार लिख लेना है आपको, प्रकार, इस प्रकार, ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रकार लिख देना है। इस प्रकार नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर, और आगे अब अगर मैं निकालूं यहाँ पर, हाँ यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर ऋण आवेश होता है। अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसलिए परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश की मात्राएं बराबर होती है। इस प्रकार कुल परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है ना। इसको समझ लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि हमने आगे तो हमने बता दिया आपको कि जो आपका बोल दिया जाए कि आपका ये परमाणु था, है ना, और ये बीच में जो भाग था उससे हम लोग नाभिक कह रहे थे। ये बीच का भारी भाग होता है, इसमें प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे हमने बताया आपको कि प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आपका आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर आपका कोई आवेश नहीं होता है, 0 होता है। तो कुल मिलाकर हमने बताया कि जो आपका नाभिक होता है वो धनावेशित होता है ना। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो आपका चक्कर काटते रहते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में होते हैं आपका, वो इसके चारों तरफ मूविंग करते रहते हैं, यानी आपका गति करते रहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, इस पर ऋण आवेश होता है, और ये ऋण आवेश कितना होता है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर प्लस का है तो इसके ऊपर माइनस का होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये दोनों ही आवेश बराबर है किंतु विपरीत है ना। प्रकृति इनका नेचर अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि परमाणु के चारों ओर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश के बराबर होते हैं। और क्या हम लोग जान रहे हैं कि जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, या हम बोलते हैं कि परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब जब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जब बराबर है तो अब देखा जाए तो इस पर प्लस आवेश है, उस पर माइनस आवेश है ना, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे, और सब दोनों की संख्या भी बराबर है तो दोनों का आवेश भी बराबर होगा। इस प्रकार अगर प्लस और माइनस सब के सब मिलके एक दूसरे से कट जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये जो पूरा परमाणु होता है ये विद्युतः उदासीन हो जाता है ना। कहने का मतलब है कि हमने बताया कि उदासीन किसे कहते हैं, तो जब अगर प्लस की संख्या माइनस की संख्या के बराबर है किसी वस्तु पर, है ना, कोई वस्तु है उस पर अगर मान लीजिए 3 प्लस है और उसी पर 3 माइनस भी है, ठीक है, तो ये प्लस माइनस सब कट जाएगा और इसके अंदर क्या बचेगा, अब ये उदासीन हो जाएगा। इसी को उदासीन कहा जाता है, ठीक है। एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो ये थे बच्चों, ये थे हमारा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा पूरा वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 6 नंबर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, और इसका PDF जो है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।
अगर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है इस समझने में तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को फिर से क्लियर करने का कोशिश करूँगा। खैर मैंने तो इसको बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप पीछे कर करके वीडियो अगर देख लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।